हाय फोक्स, सीए रचना रानाडे हियर और आपका इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में स्वागत है। हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो पिछले महीने मेनली दो कारणों से लाइमलाइट में था। पहला कारण कंपनी को मिलने वाली इनकम टैक्स रिफंड अमाउंट के बारे में था। हमारे जैसे लोगों को कुछ इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा, बट कुछ लोगों को हजारों रुपयों में मिलेगा, कुछ लोगों को कुछ लाख मिल सकते हैं, कुछ लोगों को कुछ करोड़ मिल सकते हैं। पर LIC ऑफ इंडिया के लिए अमाउंट कितनी थी? ये 21,740.77 करोड़ रुपए थी। ऑफ कोर्स वो एक वर्ष के लिए नहीं था। ये वैल्यूएशन वर्ष 2012, 13, 14, 15, 17, 18, 19 और 20 के लिए था। इन सभी असेसमेंट को एक साथ रखा जाए तो ये इनकम टैक्स रिफंड अमाउंट थी। पर सोशल मीडिया पर यह बात वायरल हो गई कि कोई रकम इतनी बड़ी कैसे हो सकती है। ये कारण था कि ये लाइमलाइट में आया। इस स्टॉक के लाइमलाइट में आने की एक और वजह थी और वो ये थी, आज LIC के शेयर रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड हो रहे हैं। एग्जैक्टली। अब जब लोगों ने ये खबर देखी तो पता चला कि ये तो ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। हमें ये समझने की जरूरत है कि ये कब ऑल टाइम हाई पर पहुंचा और उसके बाद क्या हुआ। तो हैव अ लुक एट दिस। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में LIC के बारे में उल्लेख किया था, वो फरवरी की 7 तारीख थी और तुरंत अगले ट्रेडिंग डे यानी 8 फरवरी को देखिए, स्टॉक में गैप आया और स्टॉक अराउंड 5.86% बढ़ गया और तुरंत अगले दिन इसने हाई बना लिया। हाउ मच हाई? अराउंड 175 था। तो अगर आप सिर्फ ये देखें कि तो आप यहां देख सकते हैं कि ये 7 फरवरी के क्लोज से हाईएस्ट पॉइंट तक ये अराउंड 12% है। तो सिर्फ 2 दिनों में ये स्टॉक कितना परसेंट बढ़ गया है? अराउंड 12% बढ़ गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? और जब मैंने वीडियो शूट किया, टॉप मोस्ट पॉइंट से बॉटम मोस्ट पॉइंट तक ये स्टॉक अराउंड 23% नीचे चला गया है। अब आप सोचेंगे ये कैसे? और भाषण के बाद ऐसा हुआ और हम अब तक उस पर डिस्कस कर रहे हैं। पर स्टॉक में रैली कब शुरू हुई, इसके लिए बस थोड़ा सा जूम आउट करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। आप यहां देख सकते हैं, ये नवंबर के महीने के आसपास है। यहां आप स्टॉक को यहां से हाईएस्ट पॉइंट तक बढ़ता हुआ देख सकते हैं। ये कब है? अरे ये थोड़ा अनक्लियर है। ये एक डेली कैंडल पर है जिसके बारे में बात कर रही हूं, बट डेली कैंडल पर ये स्टॉक अराउंड 90% ऊपर था। पर अब मैं निफ्टी चार्ट पर हूं क्योंकि हमें इसे समझने की जरूरत है। LIC अराउंड 90% बढ़ गया, लेकिन क्या निफ्टी में भी सिमिलर टाइम फ्रेम में तेजी आई? आपको याद हो तो नवंबर की शुरुआत में ही हमने LIC रैली के बारे में बात की थी। अब यहाँ निफ्टी चार्ट पर यहाँ रैली अक्टूबर के आसपास शुरू हुई थी और ये सिमिलर टाइम फ्रेम है, अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक। हाँ, निफ्टी में भी तेजी आई है और LIC ऑफ इंडिया में भी। अब हमें यह समझना होगा कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। नंबर 1, क्या आपको पूरी रैली याद है? मेजर एरियाज में से एक जहां रैली फोरफ्रंट पर थी वो PSU स्पेस था, एंड ऑफ कोर्स LIC PSU स्पेस में है। नंबर 2, LIC के पास कई PSUs में बहुत होल्डिंग है। तो आप कल्पना करें जब बाकी PSU रैली कर रहे हैं, अब इन PSU में LIC का ओवरऑल इन्वेस्टमेंट वैल्यू वो भी बढ़ने वाला है। इन्वेस्ट की गई अमाउंट का मार्केट वैल्यू भी बढ़ेगा। ये LIC के लिए पॉजिटिव फैक्टर होगा। तो ये वो डुअल रीजंस थे जिनकी वजह से LIC को अच्छा पुश भी मिला। हमने ये डिस्कस किया अन्य PSUs में LIC का कितना इन्वेस्टमेंट है, पर हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये भी समझने की जरूरत है कि LIC में मेजॉरिटी होल्डिंग किसके पास है। तो क्विकली हम स्क्रीनर पे जा रहे हैं और अब अगर मैं यहाँ इन्वेस्टर्स टैब पर जाऊं तो आप उसे देखेंगे। 96%, 96.5% प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। क्लियरली ये एक PSU है, अग्रीड। अब यहाँ आप इसे समझ सकते हैं, अगर 96.5% होल्डिंग है, मैक्सिमम पब्लिक होल्डिंग क्राइटेरिया का क्या? ये 75% नहीं है। वो 96.5% कैसे होल्ड कर रहे हैं? पर अगर आप इस पर नजर डालेंगे तो आपको समझ आएगा कि लिस्टिंग के 3 साल बाद 75% का क्राइटेरिया लागू होता है। तो बेसिकली 25% का फ्री फ्लोट क्राइटेरिया ये लिस्टिंग के 3 साल बाद शुरू होगा। आखिर कैसे? हैव अ लुक एट दिस। क्लियर कट मार्केट कैप गाइडलाइंस भी दिए गए हैं। क्योंकि LIC का मार्केट कैप बड़ा है, इसीलिए LIC के लिए 5 साल का क्राइटेरिया लागू होगा। पर रुकिए, अभी 5 साल नहीं हुए। अगर आप इस पर नजर डालेंगे तो समझ जाएंगे कि LIC के लिए एक स्पेसिफिक एग्जेम्पशन किया गया है। और ध्यान से सुनिए, LIC के लिए
ये क्राइटेरिया लिस्टिंग के 10 साल बाद तक है। तो ये कितना होगा? 2032 की टाइम फ्रेम होगी, जहां गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना होगा कि उनकी होल्डिंग 96.5% से घटाकर 75% कर दी जाए। तो आप समझ गए होंगे कि भारत के LIC में कोई इमीडिएट सेलिंग प्रेशर नहीं आ सकता है। इतना कहने के बाद आप इस स्टॉक के बेसिक कॉन्टेक्स्ट को समझ गए होंगे। स्टॉक की कुछ पॉजिटिव्स के साथ कुछ नेगेटिव्स को भी समझेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे चैनल की सब्सक्राइबर काउंट ये है। हम 5000 या 5000 लैंडमार्क के करीब पहुंच रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब इस कंपनी के बारे में कुछ पॉजिटिव बातें समझते हैं। मैं जो फिगर्स पेश करूंगी उनके लिए मैंने जो भी बेस लिया है, ये 9 मंथ्स FY24 एंडेड डेटा है और इसकी कंपैरिजन 9 मंथ्स एंडेड FY23 से करूंगी। मैं हाफ ईयरली डेटा को कंपेयर करूंगी। सो लेट्स गो वन बाय वन कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मैट्रिसेस की ओर। पहला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लुक हियर, सो अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9 मंथ्स एंडेड डेटा FY24 वर्सेस FY23 की कंपैरिजन करूं, ये 17.16% बढ़ा है। पता चलता है कि कंपनी किस तरह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने पर फोकस कर रही है। सॉल्वेंसी रेशियो को चेक करें तो यहाँ इसमें 0.08 का सुधार हुआ है। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर यील्ड पे नजर डालें तो इनकी दो कैटेगरीज हैं, एक पॉलिसी होल्डर्स फंड और एक शेयर होल्डर फंड है। अभी शायद पॉलिसी होल्डर्स फंड या शेयर होल्डर फंड में 0.56% और 2.74% की इंक्रीज हुई है। एक और इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। 9 मंथ एंडेड डेटा में 11.98% की बढ़ोतरी हुई है। हाफ ईयर डेटा में 10.47% की बढ़ोतरी हुई है। एसेट अंडर मैनेजमेंट क्यों बढ़ सकती है? इसके दो कारण हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1, कलेक्टेड प्रीमियम को उन्होंने इन्वेस्ट किया हो, इसलिए AUM बढ़ गया है। पॉसिबिलिटी नंबर 1। पॉसिबिलिटी नंबर 2 आप जानते हैं, मैंने वीडियो के पिछले भाग में बताया था कि ओवरऑल PSU स्पेस एक ग्रुप जैसे रैली कर रहा था, इससे AUM में भी इंक्रीज हो सकती है। ओके, एक और बहुत इंटरेस्टिंग मैट्रिक्स पर आगे बढ़ते हुए, ये सिर्फ इंश्योरेंस कंपनियों में ही होता है, वो EV या एम्बेडेड वैल्यू है। अगर आप नहीं जानते कि इंश्योरेंस सेक्टर में कई शब्दों को कैसे समझा जाए या उनको इंटरप्रेट कैसे किया जाए, आई होप आप प्रो इन्वेस्टर मेंबरशिप के बारे में जानते हैं। ये मेरे YouTube चैनल पर भी है। ज्वाइन बटन दबाकर प्रो इन्वेस्टर मेंबरशिप की सब्सक्रिप्शन लें। सिमिलर प्रो इन्वेस्टर मेंबरशिप वेबसाइट रचना ranade.com पर भी है। इस मेंबरशिप में आपको ये समझने में मदद करती हूँ कि आप कई सेक्टर्स की कंपनियों का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। कुछ सेक्टर हैं जहां अलग सेक्टर के आधार पर मैट्रिसेस भी अलग होते हैं। तो अगर आप नॉलेज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्रो इन्वेस्टर मेंबरशिप लें। डिस्कशन पर वापस आते हैं और एम्बेडेड वैल्यू के बारे में बात करते हैं। आई एम श्योर आप एंटरप्राइज वैल्यू के बारे में जानते हैं। एंटरप्राइज वैल्यू और एम्बेडेड वैल्यू सिमिलर है, वो एक जैसे नहीं है, वो कंपैरेबल हो सकते हैं, पर इंश्योरेंस सेक्टर के लिए ये एम्बेडेड वैल्यू होगा। अब यहाँ देखें तो ये भी लगातार बढ़ते ट्रेंड पर है और ये 30 सितंबर 23 के लेटेस्ट अवेलेबल डेटा है जो 6.62 लाख करोड़ तक जा रहा है और ये एक बड़ा नंबर है। अब ये कहने के बाद, और हमने कई पॉइंट्स पर बात की है कि फिनेंशियल्स और कई मैट्रिसेस एक अच्छा साइन दिखा रहे हैं, पर बड़ा सवाल ये है, क्या इंप्रूविंग नंबर्स के साथ वैल्यूएशन भी स्काईरॉकेट हो गया है? और इंश्योरेंस कंपनियों के केस में मार्केट कैप से एम्बेडेड वैल्यू एक मैट्रिक्स है जो इंश्योरेंस कंपनियों में बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। तो मैं कैसे बताऊंगी कि ये वैल्यूएशन कंपैरेटिवली कम है या नहीं? मुझे पीयर्स के साथ वैल्यूएशन कंपेयर करनी होगी। तो जिन पीयर्स के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो प्राइवेट सेक्टर से भी हो सकते हैं, पर जरा इस डेटा पे नजर डालें। SBI लाइफ, HDFC लाइफ या ICICI प्रो, सभी एम कैप या मार्केट कैप बाय इंडियन एम्बेडेड वैल्यू, ये 2 से ज्यादा पर है। LIC तो 1 से भी कम है, ये सिर्फ 0.87 पर है। इसका वैल्यूएशन अपने पीयर्स की कंपैरिजन में कम है। अगर हम एक और इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट पे नजर डालें तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ नॉन पार शेयर जो 9.45% था, 9 मंथ्स एंडेड डाटा 23 जो बढ़कर 14.04% हो गया है। मैं इस नॉन पार कॉन्सेप्ट से इतना खुश क्यों हूं? नॉन पार का अर्थ है नॉन पार्टिसिपेटिंग, पार का अर्थ है पार्टिसिपेट। किसमें पार्टिसिपेटिंग? कंपनी के प्रॉफिट्स में। एक सिंपल एग्जांपल दूंगी ताकि आप नॉन पार के इंपॉर्टेंस को समझ सकें। अब मान लीजिए कि मैं कोई LIC इंश्योरेंस पॉलिसी लेती हूँ। एक LIC इंश्योरेंस पॉलिसी है। पॉसिबिलिटी नंबर 1, इस पॉलिसी का मेच्योरिटी वैल्यू XYZ रुपये होगा, चाहे रकम कुछ भी हो। पॉसिबिलिटी नंबर 2, वो कह सकते हैं कि मेच्योरिटी वैल्यू XYZ रुपये है।
प्लस बोनस इफ एप्लीकेबल। ओके, और इस केस में अगर पॉइंट प्लस बोनस है तो आप एक पॉलिसी होल्डर के रूप में कंपनी के प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे जैसे लोगों के लिए अच्छा है जो पॉलिसी होल्डर्स होंगे, पर एलआईसी के लिए बुरा है। ऐसा क्यों? क्योंकि तब उन्हें पॉलिसी होल्डर को मिलने वाले प्रॉफिट का पेमेंट करना होगा। वो पॉलिसी होल्डर्स के लिए खुश होंगे, पर प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, राइट? अगर ज्यादा नॉन पार पॉलिसीज बेची जाती हैं, तो क्या ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए पॉजिटिव साइन होगा? आंसर है यस। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये 9.45% से बढ़कर 14.04% हो गया है। ऑफ कोर्स इन सभी पॉइंट्स को मैंने पहले ही प्रो इन्वेस्टर मेंबरशिप में डिटेल से शामिल कर लिया है, तो हाँ, आप डेफिनेटली इसे चेकआउट कर सकते हैं। आप इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। एक और पॉइंट, वीएनबी यानी वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस। अब ये क्या है? ये वर्ष के दौरान बेची गई नई पॉलिसियों के लिए प्रॉफिटेबिलिटी के अलावा और कुछ नहीं है। ओके, बेची गई पॉलिसियों में से पॉलिसी के पूरे जीवन काल के दौरान मुझे जो भी फ्यूचर में प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन है, उसका प्रेजेंट वैल्यू लिया जाता है। ये उस पॉलिसी से प्राप्त होने वाले फ्यूचर प्रॉफिट्स का प्रेजेंट वैल्यू है, वो वीएनबी है। ओके, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड तो एक बात समझ लें और याद रखें कि हायर द बेटर। ओके, मार्जिन 14.6% से बढ़कर 16.6% हो गया है। नंबर में नेट वीएनबी की बात करें तो ये 5,478 से बढ़कर 5,938 हो गया है। ये दोनों रुपीज इन क्रोर्स हैं, तो आपको वीएनबी पॉइंट भी समझ आ गया होगा। पर एक स्लाइड मैं दिखाने जा रही हूं जो उनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन का पार्ट है, जो हमें वीएनबी मार्जिन में इंक्रीज का कारण बताती है। इस पर एक नजर डालें। अब यहाँ देखें, वीएनबी मार्जिन ऊपर या नीचे जाने के 2 या 3 कारण हैं। इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस 4.9% अपवर्ड्स और प्रोडक्ट बेनिफिट्स 3.6% डाउनवर्ड है। पर एक बात और भी है, इम्पैक्ट ऑफ असम्पशंस। अगर असम्पशंस बदलती हैं तो क्या होगा? उनका मार्जिन किसी भी दिशा में बदल सकता है। असम्पशन से 0.7% की इंक्रीज हुई है। पॉजिटिव्स के बारे में फाइनल पॉइंट है, ये है परसिस्टेंसी रेशियो में इंप्रूवमेंट। परसिस्टेंसी क्या है? अगर मैंने 30 वर्ष लंबी पॉलिसी का ऑप्शन चुना है और अगर एनुअल प्रीमियम का ऑप्शन चुना है, तो आइडियली मुझे साल दर साल प्रीमियम का पेमेंट करना चाहिए। अगर मैं 6-7 साल बाद रुक जाऊं तो क्या होगा? इसका मतलब है कि मैं प्रीमियम का पेमेंट करने में परसिस्टेंट नहीं हूं। हायर द परसिस्टेंसी बेटर इट इज गोइंग टू बी। और एलआईसी का केस क्या है, इसे देखें तो 13th महीने में देखिए ये बढ़कर अराउंड 78% हो गया है। पर 21 या 25वें महीने में देखें तो ये 71.92% हो जाता है, और 61वें महीने को देखें तो ये घटकर 62.4% हो गया है। इसका एनालिसिस इस तरह नहीं करते, ये डिक्रीसिंग ट्रेंड में है। जैसे जैसे सालों की नंबर बढ़ती जाती है, आपको इसकी कंपैरिजन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करनी चाहिए। तो 9 months 24 वर्सेस 9 months 23। हर पैरामीटर 13th month 78, ये 25वें महीने के 77.6 1 की तुलना में हायर है। 71.92, 71.32 की कंपैरिजन में हायर है। मेजॉरिटी केसेस को चेक करें, सभी केस तो नहीं पर मेजॉरिटी केसेस, ये पिछले वर्ष की कंपैरिजन में ज्यादा है। तो इस कंपनी के कई पॉजिटिव पॉइंट समझ में आ गई होंगी। अब कुछ नेगेटिव बातों को समझे। ये 9 months एंडेड डेटा FY24 एज कम्पेयर टू 23। टोटल प्रीमियम कलेक्टेड में ही 5.69% की डाउनफॉल आई है। ये एक बड़ा नंबर है, और अगर टोटल ग्रुप बिजनेस प्रीमियम देखें तो इसमें 20.28% की डाउनफॉल आई है। यहाँ तक कि इंडिविजुअली बिजनेस प्रीमियम में 1% कम, सिर्फ 0.38% की कमी आई है। प्रीमियम में मार्केट शेयर 6.48% कम हो गई है, और पॉलिसीज में मार्केट शेयर 2.29% कम हो गई है। अब अगर आपको याद हो तो पिछले भाग में मैंने कहा था कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। अग्रीड। पर अगर आपका टोटल प्रीमियम कलेक्शन ही कम हो रहा है तो सस्टेनेबिलिटी प्रॉफिट पर सवाल उठाया जा सकता है। ओके, तो इसका इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे। इंश्योरेंस कंपनियों के बारे में एक और बात समझने की कोशिश करते हैं, वो है एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट। और इस स्लाइड को देखें, आप आसानी से समझ सकते हैं कि टोटल एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट अराउंड 4.67% कम हो गया है। जो ये नहीं समझते कि एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट क्या है, मैं इसे क्विकली समझाऊंगी, देखें कि क्या आप इसे समझ सकते हैं। अगर मैं पिछले वर्ष की कंपैरिजन में इस वर्ष के प्रीमियम की कंपैरिजन करूं, क्या ये पॉसिबल है कि प्रीमियम 2 तरीकों से कलेक्ट किया जा सकता है? पॉसिबिलिटी नंबर 1, प्रीमियम ईयरली बेसिस पर कलेक्ट करे। ओके, और पॉसिबिलिटी नंबर 2 ये बुलेट पेमेंट है। बुलेट पेमेंट क्या है? सिर्फ एक बार पेमेंट, तो आप 25 सालों के लिए कवर्ड है। ओके, तो कैन आई कंपेयर
2 साल का प्रीमियम, रुको मुझे टीचिंग जोन में जाने दो, इस पर एक नज़र डालें। अब मान ले कि ये फाइनेंशियल ईयर 23 है और ये फाइनेंशियल ईयर 24 है। तो पिछले वर्ष में जो भी प्रीमियम कलेक्ट किए गए थे, दिस इज फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पिछले वर्ष में जो भी प्रीमियम कलेक्ट किए गए थे वो ईयरली प्रीमियम्स थे, ओके। और अब मान लीजिए इस वर्ष वो अमाउंट 102 थी और फिर इस साल 100 रुपये का प्रीमियम, वो तो ईयरली प्रीमियम था, और एक पॉलिसी बेची गई थी, वो 10 साल के टेन्योर के लिए थी और 10 रुपए का प्रीमियम कलेक्ट किया था, ओके। तो अब टोटल क्या है? 110। अब हम एक्चुअली इसकी कल्पना साधारण टिकिया और विम टिकिया इस तरह करेंगे, तो साधारण कंटेंट कंज्यूमर और CARR कंटेंट कंज्यूमर डिफरेंस को समझें। तो यहाँ साधारण 102 से 110 हो गया है, नाइस। बट वेट, हमें APE को समझना होगा, ओके। और उसके लिए आप क्या करेंगे? आप इक्विवेलेंट ऑफ अ ईयर की कंपैरिजन कर सकते हैं। मैं बस इसे सिंप्लीफाई कर रही हूँ। 10 साल के लिए 10 का प्रीमियम 10 साल में कलेक्ट किया तो एक वर्ष में कितना? ये एल्जिब्रा है। एक साल के लिए ये सिर्फ 1 रुपया है। APE क्या होगा? ये 100 + 1 होगा, ये 100 + 1 होगा और ये 101 है। और पिछले वर्ष क्या असम्पशन थी? ये सिर्फ ईयरली है, सो 102 एज कंपेयर टू 101। असल में हुआ क्या है? इट इज गॉन डाउन। और साधारण टिकिया वो कहेंगे कि हमारा रेट बढ़ गया है, ओके। सो आई होप आप कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस को समझ गए होंगे, जो है एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट यानी APE। सिंपल है, ओके। एक और बात है जिसे हमें समझना होगा, उसके लिए ये ट्रेडिंग व्यू है और ये चार्ट है। ये एक वीकली चार्ट है जिसे विजुअलाइज करना आपके लिए आसान है। आप इसे यहां देख सकते हैं। ये फर्स्ट वीक की लिस्टिंग है और हाई प्राइस 918.95 थी। क्या ये इनिशियली बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जैसे आता है? हाँ, पर इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैंने आज 13 मार्च को वीडियो शूट किया, ये सपोर्ट टूट गया है, डेली कैंडलस्टिक पे सपोर्ट टूट गया है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? अगर पिक्चर ड्रास्टिकली डिफरेंट है तो आप हमारा इंग्लिश वीडियो देख सकते हैं। इंग्लिश वीडियो भी अगले हफ्ते हिंदी वीडियो के साथ ही रिलीज किया जाएगा। ये 27 तारीख को रिलीज होगी और आज मैं 13 तारीख को इसकी शूटिंग कर रही हूँ। पिक्चर अलग हो सकती है। अगर पिक्चर अलग है तो मुझे क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत है, तो टेक्निकल पार्ट देखने के लिए इंग्लिश वीडियो जरूर देखें। पर आई होप आप समझ गए होंगे कि एक बड़ी नेगेटिव बात सामने आ रही है कि पहले दिन का ऑल टाइम हाई टूट गया है। तो ये ऑल टाइम हाई नहीं है, मुझे कहना चाहिए कि पहले दिन की हाई टूट गई है, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम कर रहा था। अगर आज के वीडियो में वैल्यू मिले तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक बटन दबाना ना भूलें। तो आई होप यू एंजॉयड टुडेज वीडियो। टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।